एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम विद प्रियंका। सो आज के इस वीडियो में हम आपके क्लास 12 हिस्ट्री बुक का लास्ट चैप्टर दैट इज चैप्टर नंबर 12 फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन को कंटिन्यू करने वाले हैं। सो ये वीडियो इस चैप्टर का सेकंड पार्ट है एंड आज के इस वीडियो में हम इस चैप्टर के सेकंड टॉपिक को स्टार्ट करने वाले हैं। सो ऑलरेडी हम लोगों ने इस चैप्टर के फर्स्ट पार्ट में इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन को एंड फर्स्ट टॉपिक को बहुत ही अच्छी तरीके से डिस्कस कर लिया है। सो अगर अभी तक आप लोगों ने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है देन प्लीज़ ज़रूर देख लीजिएगा। यू विल फाइंड द लिंक इन माई डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सो नाउ अब बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग इस चैप्टर के सेकेंड टॉपिक को डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। सो टॉपिक का नाम है द विजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सो इस टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे कि आखिर हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को किस तरीके से बनाया जा रहा था, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का विज़न क्या था। सो 13 दिसंबर 1946 में जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में एक ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को इंट्रोड्यूस किया गया था। सो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन का मतलब मैंने आप लोगों को फर्स्ट टॉपिक में भी एक्सप्लेन किया था। सो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन बेसिकली वे सारे कुछ फंडामेंटल फिलॉसफी एंड गाइडिंग प्रिंसिपल्स थे, कुछ ऐसे आइडियाज़ थे जिसके अकॉर्डिंग हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया गया था। सो 13 दिसंबर 1946 में जवाहरलाल नेहरू जी अपने ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को इंट्रोड्यूस करते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। सो ये जो रिजोल्यूशन था ये एक बहुत ही मोमेंटस, एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रिजोल्यूशन था, क्योंकि इसी रिजोल्यूशन के अकॉर्डिंग हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जितने भी आइडियल्स है, जितने भी प्रोविज़न है, सो उसको डिफाइन किया गया है। सबसे पहले तो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन में उन सारे प्रिंसिपल्स को लिखा गया था, फिर उन सारे प्रिंसिपल्स, उन सारे आइडियाज़ को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में डिबेट किया गया एंड फिर उन्हीं सारी चीज़ों को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी इंक्लूड किया गया। सो इसी वजह से हमारे इंडिपेंडेंट इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें जो आइडियाज़ वगैरह है सो वो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन से ही लिए गए हैं। सो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लिए एक ऐसा फ्रेमवर्क था। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन हमें एक ऐसा फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता था, वो एक ऐसा स्ट्रक्चर या फिर मॉडल था जिसके अकॉर्डिंग हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग का जो काम था उसको प्रोसीड किया गया, उसको स्टार्ट किया गया। सो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन में जो भी प्रिंसिपल्स थे, जो भी प्रोविजंस थे, सो वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग के लिए एक फ्रेमवर्क था, एक स्ट्रक्चर था। सो ये जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन था ये इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्यों था? सो ऐसे 3 पॉइंट्स है जिसकी वजह से ये रिजोल्यूशन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रिजोल्यूशन था। सो इस रिजोल्यूशन में ये प्रोक्लेम किया गया कि इंडिया एक इंडिपेंडेंट, सॉवरेन एंड रिपब्लिक नेशन बनेगा। सो इंडिपेंडेंट का मतलब होता है स्वतंत्र देश, एक सेल्फ गवर्निंग कंट्री। सो सबसे पहले तो इंडिया को हमें एक इंडिपेंडेंट नेशन बनाना है, हम लोग अपनी कंट्री को खुद गवर्न करेंगे, इंडिया एक सेल्फ गवर्निंग कंट्री बनेगा। दूसरा है सॉवरेनिटी। सो सॉवरेन का मतलब होता है कि जब हम अपने कंट्री के इंटरनल एंड एक्सटर्नल डिसीजन को खुद लेते हैं बिना किसी के इन्फ्लुएंस के। सो इंडिया में जो भी डिसीजन को लिया जाएगा, चाहे हम लोग इंटरनल डिसीजन की बात करें या फिर एक्सटर्नल डिसीजन की बात करें, सो सारी डिसीजन को हमारी कंट्री के जो रूलर्स रहेंगे, जो रिप्रेजेंटेटिव्स रहेंगे वही लेंगे। बाहर का कोई भी देश हमारी कंट्री के इंटरनल एंड एक्सटर्नल अफेयर में इंटरफेयर नहीं करेगा। सो इसका मतलब होता है सॉवरेन, यानी कि एक ऐसा पावर जिसके थ्रू हम लोग अपने इंटरनल एंड एक्सटर्नल डिसीजन को खुद कंट्रोल कर सकते हैं बिना किसी के इन्फ्लुएंस के। सो इंडिया एक सॉवरेन नेशन भी बनेगा। एंड तीसरा है रिपब्लिक, यानी कि हम लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को खुद इलेक्ट करेंगे। इंडिया के जो सिटीजन्स होंगे वो लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को, वो लोग अपने रूलर्स को खुद इलेक्ट करेंगे वोटिंग के द्वारा। सो ऐसा नहीं है कि अगर कोई भी एक प्राइम मिनिस्टर है सो नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर उसका बेटा बनेगा। सो ऐसा नहीं है, बल्कि इंडिया एक रिपब्लिक नेशन है, हम लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को खुद इलेक्ट करते हैं, खुद चूज़ करते हैं। एंड अगर वो ठीक से काम नहीं कर पाते हैं देन हम लोग उनको उनके पोजीशन से हटा भी सकते हैं। सो नेहरू जी के ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन में इन तीनों ही चीज़ों को प्रोक्लेम किया गया था कि इंडिया एक इंडिपेंडेंट, सॉवरेन एंड रिपब्लिक नेशन बनेगा, और इन तीनों चीज़ों को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड किया गया। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन में ये गारंटी दिया गया था कि हमारे कंट्री के हर एक सिटीज़न को जस्टिस, इक्वलिटी एंड फ्रीडम प्रोवाइड किया जाएगा। जस्टिस यानी कि न्याय। सो चाहे कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो रिच हो, पोर हो, किसी भी रिलीजन से बिलोंग करता है, किसी भी कास्ट से बिलोंग करता है, किसी भी कम्युनिटी से बिलोंग करता है, सो हर एक व्यक्ति को जस्टिस मिलेगा, न्याय मिलेगा। लॉ के सामने हर एक व्यक्ति इक्वल है। सो कंट्री के सारे सिटीजन्स को इक्वलिटी मिलेगा, साथ ही साथ सारे ही सिटीजन्स को फ्रीडम भी मिलेगा। सो लॉ के सामने सारे ही सिटीजन्स इक्वल है, सारे सिटीजन को एक जैसा जस्टिस मिलेगा और सारे ही सिटीजन फ्री है।
साथ ही साथ ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन में ये भी कहा गया कि हमारे कंट्री में जितने भी माइनॉरिटीज़ पीपल है, जो बैकवर्ड क्लास के पीपल है, या फिर जो ट्राइबल पीपल है, जो डिप्रेस, या फिर ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लास के जो पीपल है, तो सारे ही लोगों को एडुकेट सेफ गार्ड भी प्रोवाइड किया जाएगा, यानी कि इनफ प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड किया जाएगा, ताकि वो लोग अपने आप को डेवलप कर सके, अपने कंडीशन को सुधार सके। सो इसी वजह से ये जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन था, ये एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रिजोल्यूशन था, और ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग में एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता था, एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता था। सो इसी के अकॉर्डिंग कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग का जो प्रोसेस था उसकी शुरुआत होती है ना। नेक्स्ट हमें ये बता रखा है कि जवाहरलाल नेहरू के माइंड में ये जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन का आइडिया आया, इन सारे राइट्स का आइडिया आया, सो आखिर इसका सोर्स क्या था? जवाहरलाल नेहरू किन सारी चीज़ों की तरफ देख रहे थे, या फिर उनके माइंड में क्या चल रहा था, इसका सोर्स क्या था जिसके अकॉर्डिंग उन्होंने अपने ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को बनाया था? सो इसका आंसर हमें अपने नेक्स्ट टॉपिक में मिलेगा, दैट इज़ लर्निंग फ्रॉम अदर्स। सो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ये कहा गया कि जब वो इस डॉक्यूमेंट को प्रिपेयर कर रहे थे, जब वो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को प्रिपेयर कर रहे थे, सो उस दौरान उनका जो माइंड था, उनका जो थिंकिंग था, सो वो पास्ट के कुछ हिस्टोरिक इफेक्ट्स की तरफ जा रहा था। यानी कि अगर आप वर्ल्ड हिस्ट्री को देखेंगे, अगर आप पास्ट को देखेंगे, देन हिस्ट्री में कई सारी कंट्रीज़ में कुछ ऐसे मूवमेंट्स हुए हैं, कुछ ऐसे रेवोल्यूशन हुए हैं, जिन सारे रेवोल्यूशन से, जिन सारे मूवमेंट से काफ़ी सारे आइडियाज़ का इमर्जेंस हुआ है। सो जवाहरलाल नेहरू जब अपने ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को प्रिपेयर कर रहे थे, सो उस दौरान उनका जो माइंड था, सो वो उन्हीं सारे हिस्टोरिक रेवोल्यूशन या फिर मूवमेंट्स की तरफ जा रहा था। जैसे कि फॉर एग्जांपल अमेरिकन रेवोल्यूशन एंड फ्रेंच रेवोल्यूशन। सो नेहरू जी का ये जो स्पीच है, ये स्पीच आप पढ़ भी सकते हो, पेज नंबर 411 एंड 412 में दिया गया है। सो उस स्पीच में जवाहरलाल नेहरू जी अमेरिकन रेवोल्यूशन एंड फ्रेंच रेवोल्यूशन की बात करते हैं। सो ये दोनों ही जो रेवोल्यूशन था, जो मूवमेंट था, सो इसमें लिबर्टी एंड फ्रीडम के लिए प्रोटेस्ट किया गया था। ये एक लॉन्ग हिस्ट्री था लिबर्टी के लिए, यानी कि फ्रीडम के लिए, जस्टिस के लिए। सो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को लिखने के दौरान, इस डॉक्यूमेंट को प्रिपेयर करने के दौरान, उनका जो माइंड था वो उन्हीं सारे रिवोल्यूशन की तरफ जा रहा था, वो उन्हीं सारी चीज़ों को सोच रहे थे। सो हमारा ये जो इंडियन प्रोजेक्ट था, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग का जो प्रोजेक्ट था, सो कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग के प्रोजेक्ट को जवाहरलाल नेहरू जी पास्ट के कुछ इंपॉर्टेंट रेवोल्यूशनरी मूवमेंट्स के साथ लिंक कर रहे थे। बट इसके साथ साथ जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा ये भी सजेस्ट किया गया कि पास्ट में जो भी इवेंट्स हुए हैं, जो भी मूवमेंट्स हुए हैं, सो वो एक ब्लूप्रिंट नहीं है फॉर द प्रेजेंट। यानी कि ऐसा नहीं है कि पास्ट में जो कुछ भी हुआ है, जिस फ्रीडम के लिए, जिस राइट के लिए स्ट्रगल किया गया है, सो उसी के अकॉर्डिंग हम लोग अपने प्रेजेंट के कॉन्स्टिट्यूशन को बना दें। सो वो हमें एक ब्लूप्रिंट प्रोवाइड नहीं करता है। साथ ही साथ उनके द्वारा ये भी कहा गया कि पास्ट में जो भी रेवोल्यूशन हुए हैं दूसरे कंट्रीज़ में, सो उन सारे कंट्रीज़ में रेवोल्यूशन के जो आइडियाज़ है, सो उसको हम लोग सिंपली बोरो नहीं करेंगे और अपनी कंट्री में अप्लाई नहीं कर देंगे। उनके द्वारा ये कहा गया कि मैं किसी एक स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उस कंट्री में ऐसा डेमोक्रेसी है, सो सेम डेमोक्रेसी हम लोग अपने कंट्री में भी अप्लाई कर देंगे। नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, बल्कि हमारे कंट्री में जो डेमोक्रेसी होगा, सो वो डेलिब्रेशन के द्वारा डिसाइड होगा। यानी कि हम लोग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो मेंबर्स हैं, हम लोग आपस में डिस्कस करेंगे, हम लोग आपस में डिबेट करेंगे कि हमारी कंट्री में जो डेमोक्रेसी होगा वो किस तरीके से डेमोक्रेसी होगा। सो हम लोग दूसरी कंट्रीज से कॉपी नहीं करेंगे। साथ ही साथ उनके द्वारा ये भी कहा गया कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी आइडियाज़ एंड जो भी प्रोविज़न होंगे, सो वो हम लोग किसी दूसरी कंट्री से कॉपी नहीं करेंगे डायरेक्टली, वो किसी दूसरी कंट्री से डायरेक्टली ड्राइव नहीं होगा। उनके द्वारा क्लियरली ये कहा गया दैट वी आर नॉट गोइंग जस्ट टू कॉपी। हम लोग डायरेक्टली किसी भी कंट्री के आइडियल्स को, प्रिंसिपल को, सिस्टम को, गवर्नमेंट को कॉपी नहीं कर रहे, बल्कि उनके द्वारा ये डिक्लेयर किया गया कि इंडिया में हम लोग जिस भी तरीके के गवर्नमेंट को स्टेबलाइज करेंगे, सो वो इंडियन पीपल के टेम्पर में फिट होना चाहिए, उनके माइंड में फिट होना चाहिए एंड उनके लिए एक्सेप्टेबल होना चाहिए। सो ये ज़रूरी है कि हम लोग वेस्टर्न कंट्रीज़ से सीखें, वेस्टर्न कंट्रीज़ के लोगों से सीखें। उन्होंने जो कुछ भी अचीवमेंट्स किए हैं, उनका जो भी फेलियर है, सो उन सारे अचीवमेंट्स से एंड उन सारे फेलियर से सीखे। बट कहीं ना कहीं वेस्टर्न नेशन भी दूसरे कंट्रीज़ के एक्सपेरिमेंट से सीख रहे हैं। सो सिर्फ और सिर्फ हम लोग वेस्टर्न कंट्रीज़ को कॉपी नहीं करेंगे। सो कई लोग कहते हैं कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, सो उसमें तो सब कुछ बोरो किया गया है दूसरे कंट्रीज़ का, हम लोगों ने जस्ट कॉपी किया है, बट ऐसा नहीं है।
ये बात सही है कि हम लोगों ने दूसरे कंट्रीज़ के कुछ कुछ प्रोविज़न को अपने कॉन्स्टिट्यूशन में रखा है। दूसरे कंट्रीज़ में कैसा सिस्टम है गवर्नमेंट का, सो उन सारी चीज़ों को हम लोगों ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड किया है। बट इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि हम लोगों ने डायरेक्टली कॉपी कर दिया है। अमेरिका में ऐसा सिस्टम है, ऐसा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, सो सिमिलरली हमें भी उस सिस्टम को इंक्लूड करना चाहिए अपने कॉन्स्टिट्यूशन में। ब्रिटेन में ऐसा हो रहा है, फ्रांस में ऐसा सिस्टम है, सो उन सारी चीज़ों को हमें ले लेना चाहिए। सो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो मेंबर्स थे उन्होंने हर एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को, हर एक प्रिंसिपल्स को, प्रोविज़न को बहुत ही अच्छी तरीके से एनालाइज किया है। सो वो क्या हमारे कंट्री के लोग एक्सेप्ट करेंगे, क्या वो हमारे इंडिया जैसे कंट्री में वे सारे आइडियाज़ फिट होंगे या फिर नहीं। सो बहुत ही अच्छी तरीके से एनालाइज करने के बाद ही उन सारे प्रिंसिपल्स को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड किया गया है। एंड इसमें कुछ गलत भी नहीं है अगर किसी कंट्री ने किसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का एक्सपेरिमेंट किया है एंड अगर वो एक्सपेरिमेंट उस कंट्री में फेल हो गया है, सो उन सारे फेलियर से हमें सीखना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि हम भी उसी चीज़ को अपने कंट्री में अप्लाई करें और फिर रिजल्ट का वेट करें कि फेल होता है या फिर ये फेल नहीं होता है। सो अगर किसी कंट्री ने ऑलरेडी उस चीज़ को अप्लाई करके देखा है कि नहीं ये फेल हो जाता है, सो हमें फेलियर से सीखना चाहिए, ना कि उसी सेम चीज़ को रिपीट करना चाहिए। सो किसी चीज़ में अगर अच्छाई होता है, सो अच्छाई चीज़ को हमें लेना चाहिए, इसमें तो कुछ गलत नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप कॉपी कर रहे हो। जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा साफ साफ ये कहा गया है कि हम लोग सिर्फ कॉपी नहीं कर रहे, हम लोग सिंपली कॉपी नहीं कर रहे, बल्कि हम लोग सिर्फ और सिर्फ एक इंस्पिरेशन ले रहे हैं। एंड अगर वे सारी चीज़ हमारे कंट्री में भी फिट बैठता है, अगर हमारे कंट्री के लोग भी उन सारी चीज़ों को एक्सेप्ट करते हैं, सो तभी हम लोग उन सारे प्रोविज़न को अपने कंट्री में भी इंक्लूड करेंगे, अपने कॉन्स्टिट्यूशन में भी इंक्लूड करेंगे। हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि डेमोक्रेसी के लिबरल आइडियाज़ को हमें ऐड करना है विद द सोशलिस्ट आइडिया ऑफ इकोनॉमिक जस्टिस। डेमोक्रेसी एक लिबरल आइडिया है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का ये ऑब्जेक्टिव है कि वो हमें लिबरल आइडियाज़ को प्रोवाइड करे और साथ ही साथ सोशलिस्ट आइडिया जैसे कि इकोनॉमिक जस्टिस, वो भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक ऑब्जेक्टिव है कि लिबरल आइडियाज़ के साथ साथ वो हमें सोशलिस्ट आइडियाज़ को भी प्रोवाइड करे, इकोनॉमिक जस्टिस को भी प्रोवाइड करे। विद दिस टॉपिक 2 का इंट्रोडक्शन कंप्लीट होता है ना। जो हमारा पहला सब टॉपिक है, टॉपिक नंबर 2 का, वो है द विल ऑफ द पीपल। इसमें अलग अलग जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स थे उनका अलग अलग ओपिनियन था। जैसे कि सबसे पहले हम लोग सोमनाथ लहरी जी की बात करते हैं, जो कि एक कम्युनिस्ट मेंबर थे इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। उनके द्वारा ये कहा गया कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में जो भी डेलिब्रेशंस हो रहे हैं, जो भी डिस्कशन हो रहा है, जो भी डिबेट हो रहा है, उन सब में ब्रिटिश इम्पेरियलिज्म का एक डार्क हैंड है। उनका कहने का मतलब ये है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स के ही कंट्रोल में है। एंड ऐसा उन्होंने क्यों कहा है, क्योंकि जिस टाइम पीरियड के दौरान कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को बनाया गया था, उस टाइम पीरियड में ऑफिशियली इंडिया फ्री नहीं हुआ था, इंडिया एक इंडिपेंडेंट नेशन नहीं था। ब्रिटिशर्स तब भी हमारे कंट्री में ही थे जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को बनाया गया। जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग का जो प्रोसेस था उसकी शुरुआत हो भी चुकी थी। जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में डिस्कशंस वगैरह हो रहे थे, उसमें कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स का एक हाथ था। इसी वजह से सोमनाथ लहरी जी के द्वारा ये कहा गया। एंड उन्होंने अपने बाकी के जो मेंबर्स थे एंड जो इंडियन पीपल थे उनसे ये अर्ज किया, ये रिक्वेस्ट किया कि सबसे पहले हमें टोटली फ्री होना चाहिए, सबसे पहले हमें कॉलोनियल रूल से फ्री होना चाहिए, उसके बाद ही हमें कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग का जो प्रोसेस है उसकी शुरुआत करना चाहिए। एज आई सेड, कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग का जो प्रोसेस था वो 1946 से ही स्टार्ट हो गया था एंड हमें इंडिपेंडेंस मिलता है 1947 में। 1946 से लेकर 1947 का जो टाइम पीरियड था, जिस टाइम पीरियड के दौरान कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स आपस में डिस्कशन वगैरह कर रहे थे, उस टाइम पीरियड के दौरान ब्रिटिशर्स ऑफिशियली इंडिया में ही थे एंड ऑफिशियली इंडिया एक फ्री नेशन नहीं बना था। एंड इसके अलावा जो इंटरिम एडमिनिस्ट्रेशन बनाया गया था, यानी कि जो इंटरिम गवर्नमेंट को बनाया गया था ब्रिटिशर्स के ही द्वारा, जिसको जवाहरलाल नेहरू जी हेड कर रहे थे, उस टाइम पीरियड के दौरान जो इंटरिम गवर्नमेंट था, वो भी कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स के ही कंट्रोल में था, इसमें भी ब्रिटिशर्स का ही हाथ था। उस टाइम पीरियड के दौरान कंट्री के जो वाइसरॉय थे एंड लंदन में जो ब्रिटिश गवर्नमेंट था, वो कहीं ना कहीं इंटरिम गवर्नमेंट को डायरेक्शन प्रोवाइड कर रहा था कि किस तरीके से इसको ऑपरेट होना है। इंटरिम गवर्नमेंट भी टोटली फ्री नहीं था, वो ब्रिटिशर्स के अकॉर्डिंग ही कहीं ना कहीं काम कर रहा था। इसी वजह से सोमनाथ लहरी जी के द्वारा अपने कलीग्स को एंड बाकी इंडियन पीपल को ये कहा गया कि हमें रियलाइज़ करना चाहिए कि ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है ये ब्रिटिश मेड है, ब्रिटिशर्स के द्वारा इस असेंबली को बनाया गया है,
1945 में जो कैबिनेट मिशन प्लान आया था, सो उसके अकॉर्डिंग ही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को बनाया गया था। सो लहरी जी के द्वारा ये कहा गया दैट द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज अ ब्रिटिश मेड एंड वाज वर्किंग द ब्रिटिश प्लान एज द ब्रिटिश शुड लाइक इट टू बी वर्कड आउट। सो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ब्रिटिशर्स का बनाया गया है एंड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली उसी तरीके से काम कर रहा है जिस तरीके से ब्रिटिशर्स चाहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली परफॉर्म करे, काम करे। सो इसके रिस्पॉन्स में जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा भी कुछ कहा जाता है। सो नेक्स्ट हम उनके रिस्पॉन्स के बारे में ही डिस्कस करते हैं। सो जवाहरलाल नेहरू जी ने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया कि ज़्यादातर जो नेशनलिस्ट लीडर है वो जिस तरीके का कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाना चाहते हैं, सो ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली उससे बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है। ज़्यादातर नेशनलिस्ट लीडर एक फ्री कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली चाहते थे जिसमें ब्रिटिशर्स का कोई भी इन्फ्लुएंस ना हो, कोई भी कंट्रोल ना हो। सो ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना है, सो वो उस मुताबिक नहीं बना है। साथ ही साथ नेहरू जी इस बात को भी एक्सेप्ट करते हैं कि ब्रिटिश गवर्नमेंट का हाथ है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को बनाने में एंड ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा कुछ कंडीशन को भी रखा गया है कि इस असेंबली को किस तरीके से फंक्शन करना है। बट जवाहरलाल नेहरू जी ने यह भी कहा दैट वी मस्ट नॉट इग्नोर द सोर्स फ्रॉम विच दिस असेंबली ड्राइव्स इट्स स्ट्रेंथ, यानी कि हमें उस सोर्स को इग्नोर नहीं करना चाहिए जिस सोर्स के द्वारा इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को पावर मिल रहा है, इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को स्ट्रेंथ मिल रहा है। सो उनके द्वारा ये कहा गया कि हम लोग आज यहाँ पे मीट कर रहे हैं, आज हम लोग यहाँ पे डिस्कशन वगैरह कर रहे हैं। सो ये इसीलिए है क्योंकि लोगों ने हमें चूज़ किया है, लोगों के स्ट्रेंथ की वजह से, यानी कि इंडियन पीपल के पावर की वजह से, स्ट्रेंथ की वजह से ही आज हम लोग यहाँ पे मीट कर रहे हैं, आज यहाँ पे हम लोग डिस्कस एंड डिलिबरेशन कर रहे हैं। एंड जब तक लोग चाहेंगे, जितना दूर तक लोग हमारे साथ चलेंगे उतना दूर तक हम चलेंगे। सो नेहरू जी के द्वारा बहुत ही अच्छी तरीके से ये समझाया गया कि भले ही कैबिनेट मिशन प्लान के अकॉर्डिंग ही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को बनाया गया है, बट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जितने भी मेंबर्स है, सो उन सारे मेंबर्स को ब्रिटिशर्स ने चूज़ नहीं किया है, बल्कि इनडायरेक्टली हमारी कंट्री के लोगों के द्वारा ही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स को चूज़ किया गया है। सो 1945 एंड 46 के टाइम पीरियड के दौरान कंट्री में जो प्रोविंशियल इलेक्शंस हुए थे, सो हमारी कंट्री के लोगों ने वोटिंग के द्वारा प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स के मेंबर्स को चूज़ किया एंड फिर उन सारे मेंबर्स ने वोटिंग के द्वारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स को चूज़ किया। सो इनडायरेक्टली कंट्री के लोगों के द्वारा ही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स को चूज़ किया गया है। सो हमारा जो रियल सोर्स है पावर का, वो है कंट्री के लोग। सो कंट्री के लोगों के लिए ही हम लोग काम कर रहे हैं एंड वही हमें वो पावर भी प्रोवाइड कर रहे हैं। सो इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि किस प्लान के अकॉर्डिंग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को बनाया गया है। फ़र्क इस बात से पड़ता है कि हमारे कंट्री के लोगों के द्वारा सारे ही मेंबर्स को चूज़ किया गया है और हम लोग अपने कंट्री के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे हैं, अपने कंट्री के लोगों के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे हैं। सो इसी वजह से हमें उन सारी कॉमन पीपल के सैक्रिफाइस को नहीं भूलना चाहिए। वे सारे ही लोग जिन्होंने इंडिपेंडेंस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया था, इंडिपेंडेंस के लिए, फ्रीडम के लिए वो लोग जेल तक जाने के लिए रेडी हो गए थे। सो उन सारे लोगों का जो एस्पिरेशन है, सो उस एस्पिरेशन को हमें एक्सप्रेस करना है। सो हमें अपने कॉन्स्टिट्यूशन को कुछ इस तरीके से बनाना है जो कि हर एक लोग के द्वारा एक्सेप्ट किया जाए और हर एक लोगों का जो डिमांड है, जो एस्पिरेशन है, उसको फुलफिल करे। सो हमारी कंट्री में 19th सेंचुरी के टाइम पीरियड के दौरान जो इंडिपेंडेंस के लिए स्ट्रगल हो रहा था, जो इंडिपेंडेंस के लिए मूवमेंट हो रहा था कि हमें ब्रिटिशर्स के कंट्रोल से फ्रीडम चाहिए, सो इंडिपेंडेंस मूवमेंट के साथ साथ हम लोग कहीं ना कहीं सोशल जस्टिस के लिए भी एक स्ट्रगल कर रहे थे। हम लोग डेमोक्रेसी के लिए, इक्वलिटी के लिए एंड जस्टिस के लिए भी एक स्ट्रगल कर रहे थे। ये तीनों जो आइडियल्स है, सो वो इंडिपेंडेंस मूवमेंट से ही रिलेटेड है। दैट मीन्स कि हम लोग सिर्फ ये नहीं चाहते थे कि ब्रिटिशर्स हमारी कंट्री से चला जाए और इंडिया एक इंडिपेंडेंट नेशन बन जाए, वो तो हम लोग चाहते ही थे, बट उसके साथ साथ हम लोग ये भी चाहते थे कि हमें डेमोक्रेसी प्रोवाइड किया जाए। ऐसा नहीं है कि पहले के जैसा जो राजाओं का रूल था, सो अगेन वो राजाओं का रूल आ जाए, नहीं, हमें वो नहीं चाहिए, बल्कि इंडिपेंडेंस के साथ साथ हमें डेमोक्रेसी भी चाहिए, हमें राइट्स चाहिए, हमें फ्रीडम चाहिए, हमें इक्वलिटी चाहिए। सो ये सारी ही सोशल जस्टिस है, सोसाइटी में हमें जस्टिस चाहिए। सो इंडिपेंडेंस मूवमेंट के साथ साथ कहीं ना कहीं ये एक सोशल स्ट्रगल भी था। सो नाउ नेक्स्ट हम लोग सोशल जस्टिस के बारे में ही बात करते हैं। सो 19th सेंचुरी के टाइम पीरियड के दौरान जब सोशल रिफॉर्मर्स चाइल्ड मैरिज को अपोज कर रहे थे, जब वो लोग ये डिमांड कर रहे थे कि कंट्री में जितने भी विडोज़ हैं, सो विडोज़ को रीमैरी करने के लिए अलाउ किया जाए, सो ये सारे ही कहीं ना कहीं सोशल जस्टिस के लिए ही एक पहल था, एक रिक्वेस्ट था।
जब स्वामी विवेकानंद जी ये कैंपेन कर रहे थे कि हिंदुइज्म को हमें रिफॉर्म करना चाहिए, हिंदुइज्म रिलीजन को हमें और ज़्यादा जस्ट बनाना चाहिए, सो ये एक तरीके का सोशल स्ट्रगल ही था। जब महाराष्ट्र में रहने वाले जो ज्योतिबा फुले थे, सो जब वो डिप्रेस्ड कास्ट एंड कम्युनिटीज़ के सफरिंग के बारे में बता रहे थे कि ये लोग बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं, इनको राइट चाहिए, इनको इक्वलिटी चाहिए, सो ये भी एक तरीके का सोशल स्ट्रगल ही था, सोशल जस्टिस पाने के लिए एक मूवमेंट ही था। एंड जब सोशलिस्ट लीडर वर्कर्स एंड पीजेंट्स को ऑर्गेनाइज कर रहे थे और इकोनॉमिक एंड सोशल जस्टिस डिमांड कर रहे थे, सो ये भी एक तरीके का सोशल स्ट्रगल था सोशल जस्टिस के लिए। सो हमारे कंट्री में जो नेशनल मूवमेंट हुआ था अगेंस्ट द गवर्नमेंट, जो कि बहुत ही ज़्यादा ऑप्रेसिव था, यानी कि अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट, सो उस नेशनल मूवमेंट के साथ साथ कहीं ना कहीं वो एक डेमोक्रेसी, जस्टिस एंड सिटीजन के राइट एंड इक्वलिटी के लिए भी एक स्ट्रगल था, एक मूवमेंट था। सो 19th सेंचुरी के टाइम पीरियड के दौरान ना सिर्फ हमारे कंट्री में इंडिपेंडेंस मूवमेंट चल रहा था, फ्रीडम के लिए एक मूवमेंट चल रहा था, ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में या फिर कॉलोनियल रूल के अगेंस्ट में एक मूवमेंट चल रहा था, बल्कि साथ ही साथ हमारे कंट्री में एक सोशल स्ट्रगल भी चल रहा था, जिसके थ्रू हमें सोशल जस्टिस चाहिए था, डेमोक्रेसी चाहिए था, हमें राइट्स एंड इक्वलिटी चाहिए था। नेक्स्ट हमें बता रखा है अबाउट अ सीरीज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म। सो जब हमारे कंट्री के लोग रिप्रेजेंटेशन का डिमांड कर रहे थे, सो शुरुआत में अगर आप देखेंगे सो कांग्रेस का पूर्ण स्वराज वाला एम नहीं था, ऑब्जेक्टिव नहीं था। शुरुआत में हमारा ये डिमांड था कि हमें अपने कंट्री में रिप्रेजेंटेशन मिले, हम लोग अपने कंट्री को खुद से भी थोड़ा बहुत गवर्न कर सके, सो यही हमारा मेन एम था। बट फिर बाद में कंप्लीट इंडिपेंडेंस हमारा गोल बन गया। सो जब कंट्री के लोग शुरुआत में रिप्रेजेंटेशन का डिमांड कर रहे थे, सो उस दौरान ब्रिटिशर्स के द्वारा काफ़ी सारे सीरीज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स को भी इंट्रोड्यूस किया गया था। सो ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा काफ़ी सारे एक्ट्स को भी पास किया गया था, जैसे कि इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909, जिसको मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म भी कहा जाता है। उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। सो ये सारे जितने भी एक्ट्स थे, सो इन सारे एक्ट्स के द्वारा इंडियंस का जो पार्टिसिपेशन था इन द प्रोविंशियल गवर्नमेंट, सो उसको इंक्रीज किया गया। एंड एग्जीक्यूटिव को थोड़ा बहुत रिस्पॉन्सिबल बनाया गया टू द प्रोविंशियल लेजिस्लेचर इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। एंड जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आता है, सो उस दौरान एग्जीक्यूटिव इंटायरली रिस्पॉन्सिबल था टू द प्रोविंशियल लेजिस्लेचर। एंड जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अकॉर्डिंग 1937 में जब इंडिया में इलेक्शन को कंडक्ट करवाया गया था, सो उसमें कांग्रेस पार्टी 11 प्रोविंस में से 8 प्रोविंस में मेजोरिटी ऑफ सीट्स को जीत जाता है, पावर में आ जाता है। सो ये सारे कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स ब्रिटिशर्स के टाइम पीरियड के दौरान ही इंट्रोड्यूस किया गया था, और प्रोविंशियल लेजिस्लेचर में भी हमें रिप्रेजेंटेशन ब्रिटिशर्स के रूलिंग टाइम पीरियड के दौरान मिला था। बट आखिर इसमें मेजर डिफरेंस किया है, यानी कि इंडिपेंडेंस के बाद जब न्यू रिफॉर्म्स को इंट्रोड्यूस किया गया, इंडिपेंडेंस के बाद हमारा जो पार्टिसिपेशन था कंट्री के गवर्नेंस में, सो उसमें, और पहले जो इंडियंस का पार्टिसिपेशन था प्रोविंशियल लेजिस्लेचर में, पहले जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स में इंडियंस का पार्टिसिपेशन था, सो उसमें हमें मेजर डिफरेंस क्या देखने को मिलता है। सो नेक्स्ट हम उसी डिफरेंस के बारे में डिस्कस करेंगे। सो पहले जो कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपेरिमेंट किया गया था, यानी कि बेसिकली पहले लोगों का डिमांड था कि हमें एक रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट चाहिए, हम भी अपने कंट्री के गवर्नेंस में इंक्लूड किए जाने चाहिए। सो उसके अकॉर्डिंग ही, उस डिमांड के अकॉर्डिंग ही ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा 3 एक्ट्स को पास किया जाता है, 1909 में, 1919 में एंड 1935 में। बट ये तीनों ही जो एक्ट थे, सो इन तीनों ही एक्ट को इंडियंस के साथ डिबेट करके नहीं रखा गया था, या फिर इंडियंस ने इन सारी एक्ट को फॉर्मुलेट नहीं किया था। इन तीनों ही एक्ट के द्वारा इंडियंस को जो रिप्रेजेंटेशन मिला था, सो वो टोटली ब्रिटिशर्स के अकॉर्डिंग ही था। इन सारे एक्ट को कॉलोनियल गवर्नमेंट के द्वारा इनेक्ट किया गया था, बनाया गया था। सो ब्रिटिशर्स जितना ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन देना चाहते हैं इंडियंस को, सो वो उतना ही ज़्यादा दे रहे थे। ऐसा नहीं था कि इंडियंस के साथ डिस्कशन कर रहे थे कि आपको इतना सीट्स मिलना चाहिए, आपको इतना ज़्यादा हम लोग रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं, नहीं। ब्रिटिशर्स को जो सही लगा उनके अकॉर्डिंग जितना हमें देना चाहिए, सो वो लोग उतना ही दे रहे थे। बट इंडिपेंडेंस के बाद ये टोटली इंडियंस के हाथ में था कि किस तरीके से पूरे कंट्री को मैनेज करना है। एंड इनफैक्ट जो प्रोविंशियल बॉडीज बना था ब्रिटिशर्स के रूलिंग टाइम पीरियड के दौरान, सो कंट्री के ऐसे इलेक्टोरेट बेसिकली वोटर्स को कहा जाता है, जो कि एलिजिबल होते हैं वोट करने के लिए।
सो वे सारे इलेक्टोरेट, वे सारे वोटर्स जो कि प्रोविंशियल बॉडीज में इलेक्ट कर रहे थे, सो वो भी टाइम के साथ एक्सपेंड हुआ। बट फिर भी 1935 के एक्ट तक भी इंडिया में जो टोटल एडल्ट पॉपुलेशन था, सो टोटल एडल्ट पॉपुलेशन में से सिर्फ और सिर्फ 10 to 50% ही पीपल वोट कर सकते थे। यानी कि उस टाइम पीरियड के दौरान यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज नहीं था। यानी कि ऐसा नहीं था कि इंडिया में जितने भी एडल्ट पॉपुलेशन थे, चाहे वो वेमेन हो, मैन हो, किसी भी कास्ट से बिलोंग करते हैं, किसी भी रिलीजन से बिलोंग करते हैं, सो सारे ही लोगों को वोटिंग राइट्स मिलेगा, सारे ही लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को खुद इलेक्ट कर सकते हैं। सो पहले ये हमें नहीं देखने को मिला था, बट इंडिपेंडेंस के बाद सारे ही एडल्ट पॉपुलेशन को वोटिंग राइट मिला। इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया में हमें यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज देखने को मिला। सो ये मेजर डिफरेंस है। एंड और एक मेजर डिफरेंस ये है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अकॉर्डिंग जो लेजिस्लेचर इलेक्ट होके आए थे, जो मेंबर्स थे, सो उनको कॉलोनियल रूल के फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग ही ऑपरेट करना था, काम करना था। एंड ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा इंडिया में जिस गवर्नर को अपॉइंट किया गया है, सो सारे ही लेजिस्लेटिव मेंबर्स को उनके लिए रिस्पॉन्सिबल रहना है, उनके अकॉर्डिंग ही काम करना है। सो पहले फ्रीडम नहीं था काम करने में, बट इंडिपेंडेंस के बाद सारे ही मेंबर्स को फ्रीडम है काम करने में। सो 13 दिसंबर 1946 यानी कि जिस दिन जवाहरलाल नेहरू जी अपने ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में इंट्रोड्यूस कर रहे थे, सो वो जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन था, सो वो एक इंडिपेंडेंट, सॉवरेन एंड रिपब्लिक कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग के लिए एक फ्रेमवर्क था, ना कि एक कॉलोनियल कंट्री के लिए। सो ये हमें मेजर डिफरेंस देखने को मिलता है। सो विद दिस टॉपिक नंबर 2 कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको टॉपिक 2 बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। सो अगर आपको समझ में आ रहा है देन प्लीज़ एक बार कमेंट करके मुझे ज़रूर बता दीजिएगा। मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा कि मेरा एक्सप्लेनेशन आप लोगों का हेल्प कर रहा है, मेरे एक्सप्लेनेशन वीडियोज़ के द्वारा आपको चैप्टर समझ में आ रहा है। एंड अगर आपको ये सारे नोट्स चाहिए देन प्लीज़ ज्वाइन माई टेलीग्राम चैनल, लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो क्लास 12 हिस्ट्री के जितने भी नोट्स मैंने बनाए हैं जो कि एनसीईआरटी नोट्स है, सो अगर आपको वो सारे ही नोट्स चाहिए देन आपको वो सारे ही नोट्स मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। सो नाउ अब हम लोग थर्ड टॉपिक को डिस्कस करते हैं। सो थर्ड टॉपिक का नाम है डिफाइनिंग राइट्स। सो इस टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स के द्वारा हमारे राइट्स को किस तरीके से डिफाइन किया गया, इंडियन पीपल का क्या राइट होगा, क्या अधिकार होगा, सो उसको किस तरीके से डिफाइन किया गया, उसको किस तरीके से आइडेंटिफाई किया गया। सो हमारे राइट्स को डिफाइन करने का जो तरीका था वो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट था। सो जब हमें फाइनली इंडिपेंडेंस मिल जाता है, सो उसके बाद अलग अलग जो ग्रुप्स थे हमारी कंट्री में, सो सारे ग्रुप्स का अलग अलग डिमांड आता है कि हमें ये राइट चाहिए, हमें वो राइट चाहिए। सो लोगों के जितने भी डिमांड्स थे, जितने भी आइडियाज़ थे, जितने भी ओपिनियंस थे, सो उन सारी ही चीज़ों को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में डिबेट किया गया, डिस्कस किया गया। एंड जितने भी कन्फ्लिक्टिंग आइडियाज़ थे, सो उसको भी सॉल्व किया गया, उसके साथ डील किया गया। एंड फाइनली डिबेट एंड डिस्कशन के बाद एक कलेक्टिव डिसीजन को लिया गया जो कि सबके लिए एक्सेप्टेबल था। सो इस तरीके से हमारे राइट्स को डिफाइन किया गया। सो हम लोग इस टॉपिक में उन्हीं सारे डिबेट एंड डिस्कशन के बारे में डिस्कस करेंगे। सो हमारा जो पहला सब टॉपिक है वो है द प्रॉब्लम विथ सेपरेट इलेक्टोरेट्स। सो सेपरेट इलेक्टोरेट्स से रिलेटेड क्या डिबेट वगैरह हुआ, इससे रिलेटेड क्या प्रॉब्लम अराइज हुआ, सो उसके बारे में नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे। सो इस टॉपिक को डिस्कस करने से पहले सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि आखिर सेपरेट इलेक्टोरेट्स का मतलब क्या होता है। सो अगर किसी भी एरिया में किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन को सेपरेट इलेक्टोरेट मिलता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल इस एरिया में टोटल 60 लोग रहते हैं जिसमें से 50 लोग मुस्लिम हैं। सो अगर इस एरिया में मुस्लिम पीपल को सेपरेट इलेक्टोरेट मिला है, दैट मीन्स कि इस एरिया में चुनाव के लिए, इलेक्शन के लिए सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम मेंबर ही खड़े हो सकते हैं। एंड मान लीजिए कि 2-3 मुस्लिम मेंबर यहाँ से खड़े हो गए एंड बाकी के जो मुस्लिम सिटीज़न है, सो वो सारे मुस्लिम सिटीज़न ही इन सारे मेंबर्स के लिए वोट कर सकते हैं। बाकी के 10 जो मान लीजिए कि हिंदू जो सिटीज़न थे वो ना ही इस एरिया से इलेक्ट हो सकते हैं और ना ही वोटिंग कर सकते हैं। सो इसी को सेपरेट इलेक्टोरेट कहा जाता है। सो सेपरेट इलेक्टोरेट से रिलेटेड जो डिबेट वगैरह हुआ उसके बारे में हम लोग इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। सो सबसे पहले हम लोग उस लीडर के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि सेपरेट इलेक्टोरेट के फेवर में थे, जो कि सेपरेट इलेक्टोरेट को सपोर्ट करते थे। एंड उनका नाम था बी पोकर बहादुर। सो 27 अगस्त 1947 में बी पोकर बहादुर जो कि मद्रास से बिलोंग करते थे, सो उनके द्वारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ये रिक्वेस्ट किया गया कि हमें सेपरेट इलेक्टोरेट को कंटिन्यू करना चाहिए।
सो उनके द्वारा ये कहा गया कि हर एक लैंड में हमें माइनॉरिटीज़ देखने को मिलता है, हर एक जगह हमें माइनॉरिटी रिलीजन के लोग देखने को मिलता है। सो अगर हमें माइनॉरिटी रिलीजन के लोगों को प्रोटेक्ट करना है, सो उसके लिए हमें एक ऐसे पॉलिटिकल फ्रेमवर्क को क्रिएट करना चाहिए जिसके थ्रू माइनॉरिटीज़ रिलीजन के लोग दूसरे रिलीजन के लोगों के साथ हार्मनी के साथ इक्वलिटी के साथ रह सके, एंड अलग अलग कम्युनिटीज़ के बीच में जो डिफरेंस है सो वो भी मिनिमाइज हो जाए, वो भी कम हो जाए। एंड ये तभी पॉसिबल है जब माइनॉरिटीज़ रिलीजन के लोगों को भी पॉलिटिकल सिस्टम में रिप्रेजेंटेशन मिलेगा, उनकी वॉइस को सुना जाएगा, उनके व्यूज़ को देखा जाएगा। एंड ये तभी पॉसिबल है जब सेपरेट इलेक्टोरेट्स को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। सेपरेट इलेक्टोरेट्स के द्वारा ही हमारे कंट्री के मुस्लिम पीपल को हमारे कंट्री के गवर्नेंस में एक मीनिंगफुल वॉइस मिलेगा। पोकर बहादुर को ये लगता है कि मुस्लिम पीपल का जो नीड है, मुस्लिम पीपल का जो ज़रूरत है, सो वो कभी भी एक नॉन मुस्लिम जो रूलर है या फिर जो रिप्रेजेंटेटिव है, सो वो कभी भी अच्छी तरीके से नहीं समझ पाएगा। और साथ ही साथ ऐसे लोग जो कि मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग नहीं करते हैं, सो वो लोग कभी भी एक ट्रू मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव को चूज़ भी नहीं कर सकेगा। सो इसी वजह से सेपरेट इलेक्टोरेट बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। सेपरेट इलेक्टोरेट के द्वारा किसी एरिया में रहने वाले सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम पीपल ही इलेक्शन में खड़े हो सकते हैं, एंड उनको सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम पीपल ही वोट कर सकते हैं। सो इस वजह से सेपरेट इलेक्टोरेट बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, और सेपरेट इलेक्टोरेट को हमें कंटिन्यू करना चाहिए हमारे कंट्री में। सो बी पोकर बहादुर सेपरेट इलेक्टोरेट के फेवर में थे, इसको सपोर्ट करते थे। ना नेक्स्ट हम लोग इसके अगेंस्ट में बात करते हैं कि कौन से जो लीडर थे, कौन से जो मेंबर्स थे जो कि सेपरेट इलेक्टोरेट के अगेंस्ट में थे। सो जब सेपरेट इलेक्टोरेट का डिमांड किया गया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, सो काफ़ी सारे ऐसे नेशनलिस्ट थे जो कि बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं सेपरेट इलेक्टोरेट के डिमांड पे। सो जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में सेपरेट इलेक्टोरेट को लेकर डिबेट चल रहा था, सो उस दौरान कई सारे लीडर्स के द्वारा काफ़ी सारे आर्ग्यूमेंट्स को प्रपोज किया गया अगेंस्ट द डिमांड ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट। सो ज़्यादातर नेशनलिस्ट लीडर को ये लगता है कि सेपरेट इलेक्टोरेट एक ऐसा मेजर है, एक ऐसा वेपन है, टूल है, जिसको जानबूझकर ब्रिटिशर्स ने इंडिया में इंट्रोड्यूस किया था ताकि इंडिया को वो डिवाइड कर सके, इंडिया में रहने वाले अलग अलग रिलीजन को एक दूसरे के अगेंस्ट में कर सके। सो नाउ अब हम लोग उन सारे लीडर्स के बारे में डिस्कस करते हैं जिन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट के अगेंस्ट में अपने आर्ग्यूमेंट्स को रखे थे। सो सबसे पहला है R.V. ढुलेकर। सो वो बहादुर जी को ये कहते हैं दैट द इंग्लिश प्लेड देयर गेम अंडर द कवर ऑफ सेफगार्ड्स, यानी कि जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने एक गेम प्ले किया है, उन्होंने एक चाल खेला है सेफगार्ड्स के अंडर में। यानी कि ऐसे में लग रहा है कि मुस्लिम पीपल को वो एक सेफगार्ड प्रोवाइड कर रहे हैं, सेपरेट इलेक्टोरेट्स के द्वारा उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं, बट ये उनका एक प्लानिंग है, ये उनका एक गेम है जिसके थ्रू वो इंडिया के लोगों को डिवाइड कर सके। सो R.V. ढुलेकर जी के द्वारा ये कहा जाता है कि सेपरेट इलेक्टोरेट ब्रिटिशर्स के द्वारा प्रोवाइड किया गया था ताकि वो माइनॉरिटीज़ कम्युनिटीज़ को अट्रैक्ट कर सके, बट सेपरेट इलेक्टोरेट्स के द्वारा वो माइनॉरिटीज़ पीपल को लंबे टाइम के लिए शांत रखना चाहते थे, उनको क्वाइट रखना चाहते थे। सो ये ब्रिटिशर्स का एक प्लानिंग था, अगर वो मुस्लिम पीपल को सेपरेट इलेक्टोरेट्स दे देंगे देन मुस्लिम पीपल को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा एंड वो ब्रिटिशर्स का सपोर्ट करेंगे। सो इस वजह से ब्रिटिशर्स के द्वारा सेपरेट इलेक्टोरेट को इंट्रोड्यूस किया गया था। ना नेक्स्ट अगर हम लोग सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात करें, सो उनके द्वारा भी स्ट्रांगली ये डिक्लेयर किया गया था कि सेपरेट इलेक्टोरेट एक ऐसा पॉइजन है, एक ऐसा जहर है जो कि हमारे कंट्री के पॉलिटिक्स में एंटर हो चुका है। सो सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा ये कहा गया कि सेपरेट इलेक्टोरेट का डिमांड एक ऐसा डिमांड है जिसकी वजह से एक कम्युनिटी, एक रिलीजन के जो लोग हैं वो दूसरे रिलीजन या फिर कम्युनिटी के लोगों के अगेंस्ट में हो जाते हैं। सेपरेट इलेक्टोरेट की वजह से ही हमारी कंट्री का डिवीज़न हो गया। सेपरेट इलेक्टोरेट की वजह से हमें इतना ज़्यादा वॉयलेंस देखने को मिला, इतना ज़्यादा खून खराबा देखने को मिला, एंड फाइनली इसी की वजह से हमारे कंट्री का पार्टीशन भी हो गया। ना नेक्स्ट अगर हम लोग गोविंद वल्लभ पंत की बात करें, तो उन्होंने भी ये डिक्लेयर किया कि सेपरेट इलेक्टोरेट हमारे कंट्री के लिए बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल है, एंड ना सिर्फ वो हमारी कंट्री के लिए हार्मफुल है बल्कि माइनॉरिटीज़ रिलीजन के लोगों के लिए भी हार्मफुल है। सो उन्होंने ये एग्री किया कि बहादुर सही कह रहे हैं कि हमारी कंट्री के डेमोक्रेसी का जो सक्सेस है वो इस बात के ऊपर डिपेंड होगा, या फिर वो इस बात से जज किया जाएगा कि हमारी कंट्री में रहने वाले जो अलग अलग सेक्शन के लोग हैं वो लोग कितना ज़्यादा कॉन्फिडेंस है, यानी कंट्री के जो अलग अलग रीजन में रहने वाले लोग हैं वो लोग कितना ज़्यादा सेटिस्फाई है। सो इसके थ्रू ही हमें अपने कंट्री के डेमोक्रेसी के सक्सेस के बारे में पता लगेगा। साथ ही साथ उनके द्वारा ये भी एग्री किया गया
कि एक फ्री स्टेट में, एक फ्री कंट्री में हर एक सिटीजन को एक ही जैसा ट्रीट करना चाहिए और एक फ्री नेशन में ना सिर्फ सिटीजन के मटेरियल वांट्स को सेटिस्फाई करना चाहिए बल्कि उनका जो स्पिरिचुअल सेंस है, उनका जो सेल्फ रिस्पेक्ट है, सो उसको भी सेटिस्फाई करना चाहिए, उसको भी पूरा करना चाहिए। एंड मेजोरिटी कम्युनिटी के जो लोग हैं, मेजोरिटी रिलीजन के जो लोग हैं, सो उनको ट्राई करना चाहिए कि वो माइनॉरिटीज़ के प्रॉब्लम को समझे। उनकी एक जिम्मेदारी बनती है, उनकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो माइनॉरिटीज़ रिलीजन के एस्पिरेशन को पूरा करे। बट फिर भी गोविंद वल्लभ पंत सेपरेट इलेक्टोरेट्स के आइडिया के अगेंस्ट में थे, इस आइडिया को अपोज करते थे। सो गोविंद वल्लभ पंत को भी ये लगता है कि सेपरेट इलेक्टोरेट का डिमांड एक सुसाइडल डिमांड है। सेपरेट इलेक्टोरेट की वजह से हमारी कंट्री में जो माइनॉरिटीज़ रिलीजन के लोग हैं, सो वो हमेशा के लिए आइसोलेट हो जाएंगे, वो हमेशा के लिए मेजोरिटी रिलीजन या फिर मेजोरिटी कम्युनिटी से अलग हो जाएंगे एंड वो वनरेबल हो जाएंगे, वो और ज़्यादा कमज़ोर हो जाएंगे एंड फिर उनको डिप्राइव कर देगा, उनको वंचित कर देगा ऑफ एनी इफेक्टिव से विद इन द गवर्नमेंट में वो इफेक्टिवली कुछ भी नहीं बोल पाएंगे। सो इसी वजह से सेपरेट इलेक्टोरेट एक सुसाइडल डिमांड है। सो ज़्यादातर जो लीडर्स थे वो सेपरेट इलेक्टोरेट के अगेंस्ट में ही बोल रहे थे। नेक्स्ट में बता रखा है अबाउट अ यूनिफाइड नेशन स्टेट। सो इन सारे आर्ग्यूमेंट्स को छोड़ के सारे ही लीडर्स का जो मेन कंसर्न था वो ये था कि हमें एक यूनिफाइड नेशन स्टेट को क्रिएट करना है, हमें एक यूनिफाइड कंट्री को बनाना है। एंड अगर हमें अपने कंट्री में पॉलिटिकल यूनिटी को बिल्डअप करना है, अगर हमें अपने कंट्री को एक नेशन स्टेट बनाना है, एक नेशन स्टेट के रूप में डेवलप करना है, देन ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारे कंट्री में रहने वाले हर एक इंडिविजुअल को हम लोग सिटीजनशिप का राइट दे। हर एक इंडिविजुअल अपने आप को सबसे पहले अपने कंट्री के सिटीजन के रूप में रिकॉग्नाइज करे। किसी भी इंडिविजुअल के लिए जो उसका कास्ट, कम्युनिटी एंड रिलीजन है, सो वो बाद में आए। सबसे पहले वो इस कंट्री का एक सिटीजन है, इस कंट्री का एक नागरिक है। सो सिटीजनशिप का जो भावना है वो हर एक इंडिविजुअल के मन में आना चाहिए। हर एक इंडिविजुअल सबसे पहले अपने आप को एक इंडियन बोले। सो इसी वजह से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें फंडामेंटल राइट्स तो प्रोवाइड किया है, बट साथ ही साथ हमारे ऊपर कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज़ को भी इम्पोज किया है। सो अगर हम चाहते हैं कि हमें अपने कॉन्स्टिट्यूशन से राइट्स मिले, देन हमारा ये भी ड्यूटी बनता है कि हम भी अपने नेशन के प्रति लॉयल रहे। सो हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो कुछ कुछ कम्युनिटीज़ को कल्चरल एंटिटीज़ के रूप में रिकॉग्नाइज करता है, उसको एक स्पेशल आइडेंटिटी प्रोवाइड करता है एंड उसके कल्चरल राइट्स को भी प्रोटेक्ट करता है, अश्योर करता है। बट अगर हम लोग पॉलिटिकल टर्म में देखें, सो स्टेट के लिए, कंट्री के लिए हर एक कम्युनिटी के जो मेंबर है वो इक्वल है, वो इक्वल मेंबर है। लॉ के सामने हर एक व्यक्ति इक्वल होता है। ना नेक्स्ट हमें बता रखा है अबाउट द मुस्लिम रिस्पॉन्स रिगार्डिंग द सेपरेट इलेक्टोरेट। मुस्लिम लीडर्स का क्या रिस्पॉन्स था सेपरेट इलेक्टोरेट को लेकर। सो सारे जो मुस्लिम पीपल थे वो लोग भी सेपरेट इलेक्टोरेट्स के डिमांड को सपोर्ट नहीं कर रहे थे। जैसे कि फॉर एग्जांपल बेगम अजाज रसूल जो कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की एक मेंबर थी, सो वो भी सेपरेट इलेक्टोरेट्स को सेल्फ डिस्ट्रक्टिव मानती थी। उनका भी कहना ये था कि सेपरेट इलेक्टोरेट की वजह से माइनॉरिटी रिलीजन के जो लोग हैं, सो वो मेजोरिटी रिलीजन से आइसोलेट हो जाएंगे, दूर हो जाएंगे। सो 1949 तक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ज़्यादातर जो मुस्लिम मेंबर थे, सो वो एग्री कर रहे थे कि सेपरेट इलेक्टोरेट माइनॉरिटीज़ रिलीजन के इंटरेस्ट के अगेंस्ट में है। सो मुस्लिम लीडर्स भी इस बात को एक्सेप्ट करते हैं कि हमें कोई सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं चाहिए, बल्कि मुस्लिम पीपल को एक्टिवली डेमोक्रेटिक प्रोसेस में पार्टिसिपेट करना चाहिए ताकि पॉलिटिकल सिस्टम में उनका भी एक डिजर्व वॉइस हो। सो विद दिस हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको टॉपिक नंबर 3.1 भी बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। सो ऑलरेडी ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो चुका है, सो इसी वजह से टॉपिक नंबर 3.2 एंड बाकी के जितने भी टॉपिक्स है, सो वो हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो अगर आपको आज का ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा, देन आप लोगों को पता है क्या करना है। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट में डाउन कि आपका एक्सप्लेनेशन कैसा लगा एंड नेक्स्ट पार्ट का वेट कीजिए। सो नेक्स्ट पार्ट मैं बहुत ही जल्द अपलोड कर दूँगी एंड अगर मैं अपलोड कर देती हूँ देन लिंक मैं आपको आई बटन में प्रोवाइड कर दूंगी। सो विद दिस आज के इस वीडियो का एंड करते हैं। सो नाउ सी ऑल्सो इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय एंड स्टे ट्यून्ड माय चैनल एंड थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो।